बच्चों आपको जानकारी होगी कि गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से पास कर लिया तो आप बहुत अच्छे नंबर को अचीव कर सकते हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आप ये प्री बोर्ड के पेपर को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हमारा देखा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है सीजियम क्लोराइड की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या होगी। मैं आपको बता दूं कि जो सीजियम क्लोराइड रहता है वो होता है हमारा बीसीसी। क्या होता है? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। और इसमें सबको पता है परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 2 बा वाला इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब हम दूसरे वाले को देख लेते हैं। तो दूसरा वाला हमें दे रखा है क्या? NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी। NaCl क्रिस्टल में अंतर आयनिक दूरी बतानी है हमें। तो मैं बता दूं आपको कि NaCl क्रिस्टल में अंतर आयनिक दूरी होती है, हमारा आंसर आएगा सा वाला। इसमें होती है हमारी a√3/2, a√3/2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में होगा। जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार बताना है, वो भी किस में? हमें सेंटीमीटर में। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा हमारा आ वाला। कौन सा आंसर आएगा? आ वाला। और इसका आंसर होगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला हमें जो दे रखा है वो है कि एक रिएक्शन दे रखी है फोर्थ में हमें C6H5 N2Cl, और इसको CuCl और HCl की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, जैसे बनता है हमारा C6H5Cl + N2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब इन्हें बोला है कि रिएक्शन कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन कौन सी है? हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही है? बा वाला हमारा ऑप्शन सही है। कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया। तो ये हमने सैंडमेयर अभिक्रिया कर लिया। ये हो गया हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव। अब हम फिफ्थ ऑब्जेक्टिव यहीं पे देख लेते हैं। तो फिफ्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है रेयान बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रेयान बनाने में हमारा क्या प्रयुक्त होता है? सेल्यूलोज। क्या प्रयुक्त होता है? सेल्यूलोज। ये जो ऑप्शन है हमारा सा वाला है। कौन सा ऑप्शन है? सा वाला है। तो रेयान बनाने में हमारा क्या यूज़ होता है? सेल्यूलोज। आप बहुत अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं, ठीक है ना। रेयान बनाने में हमारा क्या यूज़ हो रहा है? सेल्यूलोज यूज़ हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थान भरें। तो रिक्त स्थान भर लेते हैं। तो रिक्त स्थान की बात करें तो इन्हें पहला वाला जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें दे रखा है हमारा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई होगी। तो मैं आपको बता दूं इसमें आएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। बा वाले की बात करूं तो बा वाला जो हमें दे रखा है वो है स्वर्ण संख्या की रक्षी कोलाइड की शक्ति को व्यक्त करता है। तो मैं आपको बता दूं रक्षण शक्ति को व्यक्त करता है। रक्षण शक्ति को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? रक्षण शक्ति को व्यक्त करता है। बा सा के बाद हम सा पे देख लेते हैं। तो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं रसायनों का राजा कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा। तो आ भी हो गया हमारा, बा भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बा सा के बाद दा वाले की। तो दा वाला जो होगा हमारा वो होगा प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसी कौन सी धातु है जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है? मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। तो मैं आपको बता दूं कॉपर। मैं आपको बता दूं कि स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक जो धातु है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु हैं। सबके ऋणात्मक होते हैं, सिर्फ कॉपर का ही क्या होता है? कॉपर 29 का ही क्या होता है? धनात्मक होता है। कॉपर 29 का ही क्या होता है? धनात्मक। तो आपका आंसर आएगा इसमें कॉपर। लास्ट बच्चों इसमें दे रखा है हमारा ई वाला। ई वाला इनने बोला है निकिल टेट्रा कार्बोनिल में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें संकरण पाया जाता है कौन सा? sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम। तो बच्चों अगर हम सही जोड़ी की बात करें तो सुपर हेलोजन तत्व किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं फ्लोरीन को क्या कहा जाता है? सुपर हेलोजन तत्व कहा जाता है। म्यूरिटिक अम्ल का सूत्र होता है तो वो आपको बता दूं HCl जो होता है उसको म्यूरिटिक अम्ल कहते हैं। एडम्स उत्प्रेरक, जहाँ उत्प्रेरक की बात आती है और अगर आपको पीटी दिख जाए या PTO दिख जाए तो ये क्या हो गया हमारा? उत्प्रेरक। डाई एजो परीक्षण कौन देता है? मैं आपको बता दूं BDC से रिलेशन वाले देंगे, फिनोल दे सकता है या फिर एनिलीन दे सकता है। तो हमारा एनिलीन इसमें ऑप्शन से क्या आएगा? एनिलीन बेंजीन NH2, ठीक है। एल्डोज की बात करूँ तो एल्डोज होता है किसमें? ग्लूकोज में, क्योंकि सबको पता है ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज। ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या क्वेश्चन है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें अपमिश्रण क्या है। तो पहला हमें क्या दे रखा है? अपमिश्रण। तो मैं आपको बच्चों बता दूं अपमिश्रण क्रिस्टल में मिलाई जाने वाली अशुद्धियाँ, क्रिस्टल में मिलाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अपमिश्रण। आप ये लिख सकते हैं। दूसरा हमें दे रखा है कि त्रिज्या अनुपात अगर 0.533 है तो समन्वय संख्या होगी। तो समन्वय संख्या होगी, तो मैं आपको बता दूं समन्वय संख्या होगी इसकी 4।
क्यों सर? क्योंकि ये जो अनुपात है किससे मिलकर बना है? 0.225 से और 0.414 से। आप इसमें डिवाइड करके देखना है इससे, तो आपका आंसर कितना आएगा? इतना आएगा लगभग। तो इसका कितना आ जाएगा? 4। आप देख लेना इसको, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे थोड़ा। नेक्स्ट है हमें बाकी इसको समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बाकी आप इसको डिवाइड करके देखना, इतना आ जाएगा। और आप उसको कहते हैं हम समचतुष्फल की, क्या बोलते हैं? समचतुष्फल की है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तीसरा ऑब्जेक्टिव हमें दे रखा है, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, विशिष्ट अभिक्रिया दर की बात हो रही है। तो विशिष्ट अभिक्रिया दर की अगर बात हो रही तो वो होता है के। क्या होता है बच्चों? के। और आप सब जानते हैं के का मतलब क्या होता है। मान लो हमारी एक अभिक्रिया है, ये हमारी एक अभिक्रिया हो रही है, अब हम समानुपाती हटा के क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम दर समीकरण। क्या बोलते हैं? दर समीकरण। तो मैं आपको बता दूं, दर समीकरण में उपस्थित समानुपातिक स्थिरांक, दर समीकरण में उपस्थित समानुपातिक स्थिरांक, क्योंकि समानुपाती हटा के लगाया गया है, तो दर समीकरण में उपस्थित समानुपातिक स्थिरांक को हम क्या कहते हैं? दर स्थिरांक कहते हैं। ये हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट है हमारा मोहर लवण का सूत्र होगा। तो मोहर लवण होगा FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये क्या होगा? हमारा मोहर लवण होगा। पांचवा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन्हें बोला है आरएनए में ऐसा कौन सा क्षारक पाया जाता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता? तो मैं आपको बता दूं, जो डीएनए में नहीं पाया जाता वो होता है हमारा कौन सा? यूरेसिल। कौन सा होता है? यूरेसिल। कौन सा होता है? यूरेसिल। जबकि डीएनए में क्या पाया जाता है हमारा? थाइमीन। क्या पाया जाता है? थाइमीन। तो आपको समझ में आया, यूरेसिल इसका आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? यूरेसिल। कुछ नहीं आएगा। अब क्या आएगा इसका आंसर? यूरेसिल, ठीक है ना। ये होगा ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे नजर डाल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बच्चों पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें दे रखा है इसमें पहला क्वेश्चन, हेनरी का नियम लिखिए एवं उसके अनुप्रयोग लिख लिए। अनुप्रयोग की जगह क्या दे रखा है हमें? हेनरी के नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। क्या दे रखा है हमें? उसकी सीमाएं लिखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा यही वाला दे रखा है कि हेनरी का नियम और इसकी दो सीमाएं। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हेनरी का नियम होता है हमारा, निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के ताप के क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी m बराबर KHP, KH बराबर AM/P। और इसके सीमाएं की बात करें तो यह नियम सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है और गैस द्रव्य में अत्यधिक विलय नहीं होना चाहिए। आपको अनुप्रयोग नहीं करने हैं, सिर्फ सीमाएं दी हैं। तो यह नियम सिर्फ तनु विलयन पर लागू होगा और गैस को द्रव्य में अत्यधिक विलय नहीं होना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हार्डी-सुलजे नियम को समझाओ। तो मैं आपको बता दूं, हार्डी-सुलजे नियम स्कंदन से संबंधित होता है। हार्डी-सुलजे ने स्कंदन से रिलेटेड कई रिएक्शन को समझाया, कई अभिक्रियाओं को समझाया और उन्होंने बताया कि जो आयनों की संयोजकता है वो बढ़ने के साथ साथ उसकी स्कंदन शक्ति क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कुल मिला के बात ये है कि जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। तो भैया ये नेगेटिव जो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है उसके प्रति धनात्मक आवेश की शक्ति, तो मैं आपको बता दूं इसकी शक्ति सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन उल्टा होगा, अगर ऋणावेशित होगा, अगर हमारा कोलाइडी कण धनावेशित है तो ऋणावेश की स्कंदन शक्ति देख लेते हैं। जो ऋणावेश करते हैं तो वो क्या होगा? क्लोराइड, सल्फेट और फास्फेट। तो आपको इतना याद रखना है, आयनों की स्कंदन शक्ति उनकी संयुक्ता पर निर्भर करती है। यही हमारा क्या होता है? हार्डी-सुलजे नियम। समन्वय संख्या और केंद्रीय धातु आयन को समझाओ। तो समन्वय संख्या मैं आपको बताता हूँ, किसी केंद्रीय धातु आयन को चारों ओर से घेरे हुए लिगंडों की संख्या, लेकिन वो लिगंड एक दंतुर होना चाहिए। तो किसी केंद्रीय धातु आयन को चारों ओर से घेरे हुए लिगंडों की संख्या को, एक दंतुर लिगंडों की संख्या को हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। अब हम देख लेते हैं केंद्रीय धातु आयन की परिभाषा। तो केंद्रीय धातु आयन की परिभाषा भी इसी से समझ लेते हैं। ये केंद्रीय धातु आयन है, कोबाल्ट यहाँ पर हमारा केंद्रीय धातु आयन क्या हो गया? Fe। तो केंद्रीय धातु आयन क्या होगा? देखो केंद्रीय धातु आयन में नियम ये होता है कि इसकी संयोजकता कितनी है? मान लो 2, लेकिन ये जोड़ता कितनों को है? 6 को जोड़ लेता है। कितने को जोड़ लेता है? 6 को। तो ये संयोजकता नियम के क्या काम करता है? विरुद्ध। तो डेफिनेशन में कुछ ऐसा हो जाएगा, किसी केंद्रीय धातु आयन देखो किसी संकुल यौगिक में, ये पूरा हमारा संकुल यौगिक है, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो संयोजकता नियम के विरुद्ध अनेक अणुओं या आयनों से क्या करता है? बंध बनाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु आयन। जैसे संकुल में केंद्रीय धातु आयन हमारा क्या होगा? Fe। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। अगर इसमें कोई पूछ ले समन्वय संख्या तो इसकी भी मैं बता दूँ 6 होगी। यहाँ से पता चल जाता है हमें समन्वय संख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखें। यह हमारा 8वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, तो सीमाएं देख लेते हैं इनकी 2। यह सिद्धांत धातु आयन के केवल डी कक्षकों पर विचार करता है। इस सिद्धांत में डी कक्षक के अलावा धातु आयन के और किसी चीज पर बात नहीं होती है। लिगेंड की आपेक्षिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता, लिगेंड की शक्ति नहीं बता पाता है ये कि लिगेंड की शक्ति क्या होगी। धातु आयन और लिगेंड के मध्य बंध जो बनता है वो पूर्ण रूप से आयनिक माना गया है, तो इसके बारे में नहीं बताया कि क्यों माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, कास्ट स्प्रिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथिल अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं? कास्ट स्प्रिट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको कास्ट? कास्ट का मतलब होगी यहाँ पे लकड़ी,
तो इसे लकड़ी से बनाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रिट कहते हैं। इसे मेथनॉल भी कहते हैं। ये विषैला होता है बच्चों, मेथिल एल्कोहल क्या होता है, विषैला, आपको लिख देना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाओ। तो सबसे पहले बोला है विलियम संश्लेषण विधि। तो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर हम एल्किल हाइड्राइड से करते हैं तो Na के साथ X बाहर निकल जाता है और हमारा क्या बन जाता है, डाई एल्किल ईथर बन जाता है। युग्मन अभिक्रिया की बात करें तो BDC की क्रिया, BDC मतलब हमारा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की क्रिया कैसे करते हैं, फिनोल से, जिससे हमारा क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये बन गया हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाओ। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमारा 11वां है। इसमें बोला गया है कि पार्किन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, पार्किन अभिक्रिया को समझाओ और केनिजारो को समझाओ। तो मैं आपको पार्किन अभिक्रिया बताता हूँ। पार्किन अभिक्रिया में क्या करना पड़ेगा, हमको बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन किससे करनी पड़ेगी हमें, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया हमने और ये रिएक्शन होती है हमारी किसकी प्रेजेंस में, CH3 COO और टेम्परेचर क्या लेते हैं हम 180 डिग्री। इसे बोलते हैं वसा अम्ल का सोडियम लवण। क्या बोलते हैं इसको, वसा अम्ल का सोडियम लवण। अब जब इसकी रिएक्शन इससे हम कराते हैं तो इसमें क्या होता है, बनता क्या है हमारा, इधर यहाँ पे बताने की जगह मैं नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पर बनता है, ठीक है यहीं बता देते हैं। इसमें हमारा बनता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH सिनेमिक अम्ल। क्या बनता है हमारा, सिनेमिक अम्ल। क्या बनता है बच्चों इसमें, सिनेमिक अम्ल। और बाहर इसमें क्या निकलता है, इसमें बाहर निकल जाता है CH3 COOH एसिडिक अम्ल। ठीक है ना, ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, पार्किन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। पार्किन रिएक्शन है हमारी, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, एसिटिक अम्ल। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये हमारा एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, पार्किन रिएक्शन। अब देख लेते हैं हम केनिजारो को। तो केनिजारो अभिक्रिया क्या है, केनिजारो अभिक्रिया बहुत ईजी रिएक्शन है। इसमें फार्मेल्डिहाइड लेंगे हम, क्या लेंगे, फार्मेल्डिहाइड। रिएक्शन किससे करेंगे, NaOH से, जिससे हमारा बन जाता है सोडियम फार्मेट। क्या बनता है, सोडियम फार्मेट। और मेथिल एल्कोहल हमारा क्या निकल जाता है, इसमें बाहर निकल जाता है। आपको कितना लेना है, इसमें 2 फार्मेल्डिहाइड लेना है। ये आपका बैलेंस हो गया। ये हमारी केनिजारो हो गई, ऊपर वाली हमारी पार्किन हो गई। आपको दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12वां हमें दे रखा है, फिर से बोल रहा हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 12वां है। क्वेश्चन नंबर 12वां दे रखा है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की निम्न यौगिक से क्रिया कराई जाती है। निम्न यौगिक कौन कौन है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हमें अमोनिया से करनी है, ठीक है ना, वो निम्न यौगिक यही है। एथिल एल्कोहल से करनी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करनी है और P2O5 से करनी है। तो जब हम अमोनिया से करते हैं तो बनता है अमोनियम एसीटेट, और अमोनियम एसीटेट बनता है तो उत्क्रमणीय रिएक्शन, इसको गर्म करने पर क्या बन जाता है, एसिटामाइड बन जाता है। आप इतना भी लिख सकते हो और गर्म करने पर एसिटामाइड बना सकते हो। एथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से करते हैं तो क्या करते हैं, एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है और H2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl5 से करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिटिल क्लोराइड बन जाता है और POCl3 और HCl बाहर निकल जाता है। जब एसिटिक अम्ल को P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बन जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हमारा 12वां क्वेश्चन हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन बोला गया है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाओ। तो हमें समझाना है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया और ग्रेवियल थेलिमाइड अभिक्रिया। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, प्री बोर्ड पेपर को पूरा सॉल्व करा रहा है। ग्रेवियल थेलिमाइड अभिक्रिया, तो इसमें हमें थेलिमाइड की रिएक्शन KOH से करनी है, जिससे बनता है पोटेशियम थेलिमाइड। पोटेशियम थेलिमाइड की रिएक्शन करनी है हमें एल्किल हैलाइड से, जिससे बनता है N-एल्किल थेलिमाइड। और इसकी रिएक्शन हमें करनी है इससे, जब हम इसका N-एल्किल थेलिमाइड का क्या करते हैं, जलवघटन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल एमीन। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है बच्चों। ठीक है ना, ये हमारा हो गया 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपको सिर्फ 14 क्वेश्चन को देखना है। 14 क्वेश्चन है हमारा, इसमें मेथिलेमीन बना दिया है मैंने, आप चाहो तो एथिलेमीन लिख सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा ये है, वैसे एथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। यहाँ पे क्या है हमारा, एथिलेमीन। क्या दे रखा है, एथिल एमीन। क्या दे रखा है यहाँ पर, एथिल एमीन। इतना ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, अब हमें मेथिल की जगह क्या देना है, जहाँ पर मेथिल लिखा है वहाँ पर हर जगह हमें क्या कर देना है, एथिल कर देना है। तो मैं आपको बता दूँ, एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि एथिल एमीन में क्या होता है, एथिल एमीन के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये प्रोटोन को क्या करता है, तीव्रता से ग्रहण करता है, इसीलिए क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। बच्चों आपको मेथिल की जगह हर जगह एथिल लिखना है। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि एथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। क्यों, तो कारण इसका ये होता है, एथिलेमीन में क्या होता है कि एथिलेमीन में एथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण ये प्रोटोन को तेजी से ग्रहण करता है, इसीलिए ये एथिलेमीन अमोनिया से क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेना। इसमें क्या दे रखा है, जल का वाष्पदाब होगा, विलेय का भार होगा, विलायक की मात्रा होगी। इसमें आपको दे रखा है, देखो एक सवाल दे रखा है 298 केल्विन पर जल का वाष्पदाब 17.53 mmHg है, तो 25 ग्राम ग्लूकोज की 450 ग्राम जल में घोला जाता है, तो 298 केल्विन पर जल का वाष्पदाब होगा। तो जल का वाष्पदाब क्या दे रखा है, P0 है दे रखा है। विलेय का भार कितना दे रखा है, 25 ग्राम, देख लो आप, इसमें दे रखा है विलेय का भार 25 ग्राम। उसके बाद विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, W है 450 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना दे रखा है, M1 हमें 180, और विलायक का अणुभार, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है बच्चों, हाँ नहीं बिल्कुल सही है। विलेय का अणुभार कितना दे रखा है हमें 180, क्योंकि ग्लूकोज है, ठीक है ना। और विलायक का अणुभार कितना दे रखा है, Ma 18 दे रखा है, या M2 18 दे रखा है, जो कि जल का अणुभार है। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, तो हमने WN का मान रख देना, इन सबकी वैल्यू रख देना, वैल्यू रख के हमें काटेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया है, 15 क्वेश्चन हो गया। मैंने से बहुत जल्दी में बता दिया, आप इस क्वेश्चन को समझ लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो बच्चों 16वां जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो बोल रहा है कि प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि अभिक्रिया दर स्थिरांक की इकाइयाँ लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया दर स्थिरांक की इकाई निकालना बहुत आसान है। अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता घात 1, अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता घात 2, अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता घात 3। अभी इसको लिख सकते हैं dx/dt बराबर करके K1, और इसको लिख देंगे a की पावर, एक ब्रैकेट की पावर 1। इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर, इसको भी लिखेंगे मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, K1 बराबर बचेगा टाइम इनवर्स। द्वितीय कोटि की बात करो तो द्वितीय कोटि में अभिक्रिया दर a की पावर 2 dx/dt, K2 a की पावर 2। तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर, इसको लिख सकते हैं टाइम यानी कि टी, K2 इसको लिख दिया मोल पर लीटर का स्क्वायर। एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कट जाएगा, लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, मोल नीचे जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स, लीटर ऊपर ही है तो लीटर, और टाइम इनवर्स। सेम कंडीशन इसमें भी यही हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे तीनों क्वेश्चन ये भी हो चुके हैं, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको कर लेना है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, 16 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 17वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें दे रखा है संक्रमण तत्व, वे संक्रमण तत्व से क्या समझते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। तो संक्रमण तत्व सबको पता है, वे तत्व जिनके N-1 ड्यूब आंशिक भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके N-1 ड्यूब आंशिक भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा गया है, प्रथम संक्रमण, द्वितीय संक्रमण और तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ठीक है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम की बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो क्या बोला गया, वे तत्व जिनके N-1 ड्यूब आंशिक भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, 4 संक्रमण श्रेणियों में बांटा गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन में दे रखा है एल्कोहल और फिनोल में अंतर लिखो। बहुत आसान अंतर है। सबसे पहले तो ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये पतले द्रव होते हैं। फिनोल में विशिष्ट फिनोलिक गंध आती है, इसमें अल्कोहलिक गंध आती है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये लिटमस के प्रति उदासीन होता है। फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके बैंगनी रंग का संकुल बनाता है, ये कोई क्रिया नहीं करता है। एनोच से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, ये एनोच से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनाता। आप बहुत अच्छे तरीके से देख लो, आपको ये करना है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको। ये पेपर अगर आपने कर लिया तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। प्रोटीन का वर्गीकरण और इसके जैविक महत्व। बच्चों ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है हमारा ये। प्रोटीन का वर्गीकरण और उसके जैविक महत्व लिखिए। तो आपको बता दूं मैं प्रोटीन का वर्गीकरण क्या होगा। प्रोटीन के वर्गीकरण में बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 वर्गों में बांटा गया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार जो प्रोटीन होते हैं वो धागे के समान होते हैं, देखो बिल्कुल लंबे लंबे धागे के समान होते हैं। उनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनके बीच बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये प्रोटीन जल में क्या होते हैं, आविले होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अच्छा इनकी बात करें एग्जाम्पल की, तो कैरेटीन जैसे बाल में होता है, ऊन में होता है, रेशम में होता है, मायोसिन जैसे कि मांसपेशियों में होता है, ठीक है ना। गोलिकाकार प्रोटीन की बात करूं तो ये प्रोटीन क्या होते हैं कि गोल गोल वहीं के वहीं घूमते आते हैं, फोल्ड होते जाते हैं, ऐसे फोल्ड होते जाते हैं और क्या बनाते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन। और इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन ये प्रोटीन जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। जैविक महत्व की बात करें तो भैया प्रोटीन एंजाइमों का निर्माण करता है, मांसपेशियों का संचालन करता है, क्योंकि मांसपेशियों में पाया जाता है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन O2 और CO2 का संवहन करते हैं, मतलब ये O2 और CO2 का संवहन भी करता है। शरीर में नए तंतुओं का निर्माण भी करता है। और कभी कभी अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में हमें ऊर्जा भी देता है। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानक अपचयन विभव। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसको समझ लेना थोड़ा सा आप। मानक अपचयन विभव, इसे SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। इसमें एक प्लेटिनम प्लेट होती है जिससे प्लेटिनम की जिससे प्लेटिनम का एक वायर जुड़ा होता है। इसमें प्लेटिनम की प्लेट होती है जिससे प्लेटिनम का वायर जुड़ा होता है। और ये प्लेटिनम का वायर कांच की एक नली में क्या होता है, बंद होता है। कांच की एक नली में बंद होता है। अब इस
प्लेटिनम की प्लेट पर एक कांच की एक जैकेट ढक देते हैं। कांच की क्या ढक देते हैं? एक जैकेट ढक देते हैं। तो ये हमने कांच की क्या ढक दी, इसमें जैकेट ढक देते हैं। कांच की क्या ढक दी? जैकेट ढक दी। तो इसके ऊपर हम कांच की क्या ढक देते हैं? जैकेट ढक देते हैं। ये हमने कांच की एक जैकेट ढक दी। इस कांच की जैकेट में नीचे की तरफ क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। अब इस प्लेट को उठाकर, यानी इस पूरे उपकरण को उठाकर, इस पूरी प्लेट को उठाकर 1 मोल अम्लीय विलयन में डुबो देते हैं। किस में डुबो देते हैं? 1 अम्लीय विलयन में रख देते हैं या डुबो देते हैं, ठीक है ना। 1 मोल हमारा अम्लीय विलयन हो गया। अब क्या करते हैं हम? 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की प्लेट पर क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है। बाकी हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। बाकी हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। कुछ समय पश्चात प्लेटिनम की प्लेट पर उपस्थित हाइड्रोजन और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के बीच में क्या आ जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। यदि हमारा SHE एनोड की तरह व्यवहार करता है तो फिर यहाँ पर 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रोड किसकी तरह व्यवहार करता है? अगर ये एनोड की तरह कार्य करता है। और अगर ये काय का काम करे, कैथोड की तरह कार्य करता है, तो 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बनाता है? 2H2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या SHE। बच्चों इसको बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि मैंने इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। अदर दूसरी वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, आप उसमें भी देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, ये हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, ये 21वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव था, वो कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 20वां क्वेश्चन था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 20वां क्वेश्चन है। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 21वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा चुके हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। इसमें अमोनिया ऑक्सीकृत होकर, इसमें क्या होता है? अमोनिया ऑक्सीकृत होकर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम जल में घोल देते हैं तो क्या बनती है? तनु नाइट्रिक अम्ल बनता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 रिएक्शन है और तीनों रिएक्शन 3 चेंबर में होती है। 1 2 3, ये तीनों रिएक्शन 3 चेंबर में होगी। पहला उत्प्रेरक कक्ष होगा, दूसरा ऑक्सीकरण कक्ष होगा और तीसरा अपशोषक स्तंभ होगा, क्योंकि पानी में डालते हैं उसको। तो विधि में क्या हो जाएगा? यहाँ पर अमोनिया को, ये आपको कोने में दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या है हमारी? अमोनिया। अमोनिया को वायु के लगभग 10 गुना आयतन के साथ क्या करेंगे? मिश्रित करेंगे और इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। अमोनिया को वायु के लगभग 10 गुना आयतन के साथ मिश्रित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है, प्लेटिनम की जाली लगी होती है जिसका ताप 800 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर अमोनिया ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर ये ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड को अब हम अपशोषक स्तंभ में भेज देते हैं, जहाँ पर ऊपर से जल गिराया जाता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन पेरोक्साइड को जल में घोल देते हैं, जिससे तनु नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये नाइट्रिक अम्ल तो तनु होता है, तो उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा आसवन करके हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से इसका क्या करते हैं? आसवन करते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। इसकी विधि पीछे लिखी हुई है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। बच्चों ये दे रखी इसकी विधि देखो, अमोनिया को वायु के लगभग 10 गुना आयतन के साथ मिश्रित करके, बहुत छोटी सी विधि है, आप इसको याद कर लेना, डायग्राम से देखकर ही आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, 22वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म को निम्न यौगिक से कैसे प्राप्त करेंगे? तो फॉस्जीन को अगर हमें प्राप्त करना है तो ऑक्सीकरण कर देंगे, फॉस्जीन बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम सिल्वर से कर देंगे तो एसिटिलीन बन जाएगा। और क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कर देंगे तो क्लोरोपिक्रीन बन जाएगा। नाइट्रिक अम्ल से कर देंगे तो क्लोरोपिक्रीन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर देंगे तो फॉर्मिक अम्ल बनता है बच्चों। लेकिन अगर हम और आगे चलें, यानी इस रिएक्शन को थोड़ी देर तक करवाएं और देर तक गर्म करें इसे, तो हमारा सोडियम फॉर्मेट बाहर निकलता है। लेकिन सबसे पहला उत्पाद हमारा क्या बनता है? फॉर्मिक अम्ल। आप इस चीज़ को याद रखना। ये वाली रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, बच्चों को ये वाली रिएक्शन मिल ही नहीं रही होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराएंगे? कीटोन से कराएंगे। KOH की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरीटोन। बच्चों ये मैंने सारी रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से बता दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर को अगर आपने कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसलिए इन क्वेश्चनों को और क्वेश्चन बैंक को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। मैंने आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को बता दिए हैं। ओके, मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, भले इस पर लाइक कम मिले या जो भी हो, लेकिन वीडियो ज़्यादा शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी आपको ये वीडियो हेल्प भी करेगी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को वो उसमें क्या कर सकते हैं? नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।